हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। रिया को समन की खबर सबसे पहले एबीपी न्यूज पर। रिया जब घर से निकली सबसे पहले एबीपी न्यूज पर। रिया एनसीबी ऑफिस पहुंची सबसे पहले एबीपी न्यूज पर। रिया से पूछताछ शुरू हुई सबसे पहले एबीपी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। सबसे बड़ी खबर पर सबसे बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है। करीब 4 घंटे से पूछताछ जारी है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि संभव है कि रिया की आज गिरफ्तारी ना हो। यह ताजा अपडेट, एक ताजा जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको हम दे दें कि आज गिरफ्तारी की संभावना कम है। संभव है कि आज गिरफ्तारी ना हो। 4 घंटे से रिया से एनसीबी की पूछताछ जारी है। तमाम पहलुओं पर यह तहकीकात और इसी से जुड़ी यह बड़ी सूचना मिल रही है। चूंकि इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत हद तक मुमकिन है कि रिया की आज ही गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन अभी एक बड़ा अपडेट हम आपको दे दें कि गिरफ्तारी की संभावना नहीं है। हम आपको सीधे लिए चलते हैं अपने सहयोगी मनोज वर्मा के पास। हमारे साथ मनोज इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या अपडेट है? जी देखिए अखिलेश, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आज रिया को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि रिया को आज गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। रिया सूर्य अस्त होने से पहले यहां से निकल जाएगी और कल फिर से सम्मन देकर रिया को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि जो पूछताछ है वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। पूछताछ अभी जारी है, लेकिन यह साफ हो चुका है कि आज रिया को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कल फिर सम्मन दिया जाएगा और कल फिर से रिया से एक बार फिर से पूछताछ की जाएगी। आपको बता दूं कि अभी रिया से सिर्फ अकेले पूछताछ की जा रही है। जितने अधिकारी ऊपर मौजूद हैं अकेले रिया से चलिए मनोज, इस खबर पर आप नजर बनाकर रखें। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा और अधिक आपसे जानकारी मैं लूंगा। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर है, आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज है। मुंबई के कूपर अस्पताल से एम्स के डॉक्टरों की एक टीम यहां पहुंच गई है। सुशांत के पोस्टमार्टम को लेकर कई सवाल उठे हैं और इन्हीं सवालों का सच जानने के लिए एम्स की टीम पहुंची है। तो एम्स की टीम जब पहुंची है उसके बाद अब आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पूरे मामले की तहकीकात अब नए सिरे से की जा रही है। और आइए हम आपको लिए चलते हैं कूपर अस्पताल से। हमारे साथ रणवीर सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रणवीर, क्या अपडेट है? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम करने वाले 5 डॉक्टर्स की जो टीम है, जिसमें डॉक्टर एंगले, डॉक्टर सुनावनी, डॉक्टर पाटिल समेत कुल 5 डॉक्टर्स थे। उन 5 डॉक्टर्स को ग्रिल करने के लिए 4 एम्स के डॉक्टर और सीबीआई के कुछ अधिकारी इसी कूपर अस्पताल में पहुंचे हैं और इन डॉक्टर्स से पूछताछ करके ये पड़ताल करेंगे कि आखिर जो एसओपी थी, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था पोस्टमार्टम का, उसको फॉलो किया गया या नहीं किया गया। जो बॉडी पे लिगेचर मार्क था या जो गले पर इंजरी थी उसको लेकर क्या ऑब्जर्वेशन था। जो इंटरनल ऑर्गन्स थे, उन ऑर्गन्स को लेकर के जो अभी पीएम रिपोर्ट जो थी उसमें मेंशन नहीं किया गया था इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में, उनको लेकर पूछताछ करेंगे। जो डेथ हुई उसके कॉजेज क्या थे, उनके ऑब्जर्वेशंस क्या थे डॉक्टर्स के जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था। तो इस तरह के कई ऐसे सवालात हैं। साथ ही जो खाने को लेकर कि जूस की बात आ रही थी, तो अंदर जो पोस्टमार्टम हुई थी उसमें खाने के क्या क्या पार्टिकल्स मिले थे। ऐसे कई सवालात हैं जो 5 डॉक्टर्स की टीम जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था उनसे पूछताछ की जानी है। और चूंकि सीबीआई डॉक्टर्स इसमें सीबीआई अधिकारी इसमें एक्सपर्ट नहीं थी, इसीलिए एम्स के 4 डॉक्टर्स की टीम को यहां इस कूपर अस्पताल लाया गया है और यहां अंदर फिलहाल पूछताछ चल रही है। मैं पीछे दिखाऊंगा आपको, बिल्कुल सामने ये जो गाड़ी दिखाई दे रही है, ये गाड़ी सीबीआई अधिकारी की है जो कल सुशांत के घर भी पहुंचे थे जब मीतू सिंह वहां पे पहुंची थी। और आज वही अधिकारी यहां पर कूपर अस्पताल आए हैं और इसी अस्पताल में सुशांत सिंह को लाया गया था, जहां पर उनकी डेथ को घोषित किया था और बाद में यहां पे पोस्टमार्टम हुआ था। ऐसे में यहां पर फिलहाल जो अधिकारी हैं सीबीआई के, वो बीते करीब 40 मिनट से अंदर मौजूद हैं। एम्स के डॉक्टर्स भी मौजूद हैं और जो 5 डॉक्टर्स की टीम थी उनसे पूछताछ पड़ताल हो रही है और पोस्टमार्टम को लेकर के अलग अलग एंगल्स जो हैं उनकी छानबीन हो रही है। जी रणवीर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर सवाल अगर खड़े हुए तो इसका बड़ा सीधा सा मतलब है जिन लोगों ने पोस्टमार्टम किया, जो डॉक्टर्स वहां पर थे, उन पर भी सवाल खड़े हुए हैं। तो क्या इस पहलू से, इस दृष्टिकोण से भी यह जांच हो रही है? अभी जो पूरी टीम पहुंची है, क्या इन मामलों से जुड़े जो तमाम सुराग सबूत हैं उसे खंगालेंगे?
देखिए, बिल्कुल जैसे सुशांत की मौत के बाद ये हुआ था कि सबसे लास्ट में उन्होंने जूस पिया था। अब उस जूस पिया था या कुछ और उन्होंने पिया था, ये सारी चीजें निकल कर आएंगी। इंटरनल ऑर्गन्स में क्या इंजरी थी या नहीं थी, लिगेचर मार्क था, गले में जो चोट का निशान था वो किस तरीके का था, साथ ही कई ऐसे सवाल हैं जो पोस्टमार्टम से जुड़े हुए हैं और कई चीजें पोस्टमार्टम में मेंशन नहीं थी। ऐसे में 5 डॉक्टर्स का ऑब्जर्वेशन क्या था बॉडी को लेकर के, पोस्टमार्टम को लेकर के, रिपोर्ट को लेकर के, इसीलिए डॉक्टर इंगले, डॉक्टर सुनावने समेत जो डॉक्टर्स हैं उनको भी पूछा जा रहा है। उनको पूछा ये भी जाएगा कि आखिर जब यहाँ पे पहुंचा था तो क्या स्टेटस थी, यहाँ पे पहुंचने के बाद क्या उनको बचाया जा सकता था, नहीं बचाया जा सकता था, ब्रॉड डेड थे कि नहीं थे। आता हूं रणवीर, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा हम एनसीबी दफ्तर का रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय वहां पर मौजूद है, हमारे और सहयोगी, वहां से कुछ ताजा जानकारी मिल पा रही है क्या, जो पूछताछ वहां चल रही है रिया से? मृत्युंजय जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 4 घंटे का समय बीत चुका है। मुख्य रूप से रिया अपने ऊपर लगे आरोपों को डिनाई कर रही हैं और जो रिया साफ तौर पर कर रही है कि अपने भाई से चैट करना कोई गुनाह नहीं है। वो बार बार दलील दे रही है कि एक भाई बहन के बीच का चैट है और मैंने किसी ड्रग पेडलर या मैंने किसी ड्रग डीलर से बातचीत नहीं की, यही उनका मूल आधार रहे जिसको लेकर ये किया। आपको बता दें कि थोड़ी सी हलचल हो रही है। मैं जरा कैमरामैन से कहूंगा कि उस हलचल की तस्वीरें जरा दिखाएं कि किस प्रकार की आवाजाही। देखिए, कोई एक गाड़ी है जिसमें कोई अधिकारी पहुंचे हुए हैं, तो आपको बता दें कि बड़े अधिकारियों का यह भी लगातार पहुंचना शुरू है। इसके पहले पूछताछ कुछ जगहों पर मीटिंग थी। ये अशोक मुथा जैन नजर आ रहे हैं मुझे गाड़ी में, जो कि वरिष्ठ अधिकारी हैं एनसीबी के, वो सीधे अंदर जा रहे हैं। कुछ मीटिंग के लिए जब करना होता है तो ये जो अधिकारी हैं एनसीबी के, वो दूसरी जगह प्रेफर करते हैं और मीटिंग करने के बाद वो वापस यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि अब तक किस प्रकार की जांच पड़ताल चल रही है। तो 4 घंटे की पूछताछ में रिया ने अपने ऊपर लगाए आरोपों का खंडन किया है। मुख्य रूप से कहा है कि मैंने कभी किसी पेडलर या फिर किसी ड्रग डीलर से कभी बात नहीं की। भाई बहन के बीच की बातचीत तो हमेशा हर दिन होती है। उन्होंने ये दलील दी है कि उन्होंने अपने भाई से चैट किया है। देखिए, ये लंबी पूछताछ चलने वाली, क्योंकि उन्हें बहुत सारे क्रॉस एग्जामिनेशन भी कराने हैं। दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को आमने सामने बिठाकर कन्फ्रंट करना है। ये अभी प्रोसीजर होना बाकी है, तो इसमें काफी ज्यादा समय वक्त लगेगा और बड़ी हलचल है। मृत्युंजय, इस खबर पर आप नजर बनाकर रखिए। मेरे साथ वरुण सिंह भी जुड़ चुके हैं, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील हैं। और वरुण जी, सवाल यही, आपने सुना हमारे सहयोगी जो बता रहे थे कि रिया की तरफ से बात यह कही जा रही है कि जो चैट है वो भाई बहन के बीच की है, बहुत ही निजी चीज है। इसको किस तरीके से फिर आधार बनाया जाएगा? देखिए, ये तो काफी इन्वेस्टिगेशन का मामला है और मैं नहीं कहना चाहूंगा कि चैट के बारे में कि क्या चैट का ऑथेंटिसिटी है, क्या ये क्वेश्चन उनके सामने है कि नहीं है। बट ये जरूर बात कि मैंने कहना चाहूंगा कि अगर जो प्राइमा फेसी एविडेंसेस हैं और जो ऑफेंसेस हैं, अगर उसको वो कन्फ्रंट करते समय वो एक लीगल और वैलिड रीजन नहीं दे पाएंगी कि कैसे शी इज नॉट एट्रीब्यूटेबल एट ऑल, कि कैसे उन्होंने या ड्रग प्रोक्योरमेंट में या बेचने में या कंजम्पशन में, इन सब चीजों में अगर वो एक सही जवाब नहीं दे पाएंगी तो जरूर इसमें डिटेंशन का चांसेस काफी ज्यादा होता है। और लॉ काफी स्ट्रिक्ट है एनडीपीएस एक्ट में। यहाँ पर एक्चुअली प्राइमा फेसी क्या रीजन टू बिलीव कहते हैं, जो एक्ट में वर्ड यूज है, और वो जहां अगर एक बार एस्टेब्लिश हो जाता है तो जो अक्यूज होता है उस पे एक ऑब्लिगेशन लग जाता है कि उसको प्रूव करना पड़ता है कि इनोसेंट वो क्यों है। बाकी कानूनों में देखते हैं कि यू आर इनोसेंट टिल यू आर प्रूवन, यहाँ पे प्रिजम्पशन थोड़ा उल्टा है। तो अर्ली प्रिजम्पशन एक बार जब इस्टेब्लिश हो जाता है तो एक बार उनको ही एक ये अपना दलाल वो जो देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कैसे वो इनोसेंट है और अच्छी तरीके से प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल है वरुण जी, जब तक किसी तरह की कोई बरामदगी इस मामले में नहीं होती है, ड्रग्स कनेक्शन की जो बात सामने आ रही है, आपको लगता है कि इन लोगों के खिलाफ, रिया और बाकी जो लोग हैं इस मामले में इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई हो पाएगी? जी, बरादनी जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें आप जैसे चीजें बाहर आ रही हैं उसमें लिखा है कि सेक्शन 28A, तो जो अगर आप खुद नहीं भी प्रोक्योर कर रहे हैं पर अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हैं प्रोक्योर करने में, वो सेक्शन लगा के, वो धाराएं लगाकर उन पे भी जो कार्रवाई हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि जितने लोग जितने लोग इस पूरे इंसिडेंट में डिटेन हो रहे हैं उन सबके पास कुछ ना कुछ अमाउंट निकले ही। अगर उन्होंने फैसिलिटेट भी किया है किसी तरीके से तो उस पे भी उन पे कार्रवाई हो सकती है, उस पे भी उनको जेल हो सकता है। आप लोगों ने फॉरेंसिक रिपोर्ट पर भी कई सवाल खड़े किए थे और अभी एम्स की एक टीम बाकायदा पहुंची हुई है इसी की जांच पड़ताल के लिए। जो वहां पर डॉक्टर्स हैं उनसे बातचीत भी की जा रही है।
आप लोगों की बड़ी आपत्ति क्या थी इस पर? क्या ऐसी चीजें आपको नजर आई जिसको लेकर आपको लगा कि यह संदिग्ध है रिपोर्ट? देखिए, ये सब चीजें भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही बाहर आई थी कि जैसे कि टाइम नहीं था उस पर लिखा हुआ, टाइम ऑफ डेथ, जो बहुत बड़ी बात होती है कि टाइम ऑफ डेथ लिखा ही ना हो। ऊपर नीचे होना एक बात है, पर टाइम लिखा ही ना हो, और फिर जो भी उसके डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीजें हैं जो एकदम ही काफी वेग तरीके से लिखा हुआ है, तो इन सारी चीजों पे आशंका जरूर खड़ा होता है। पर ये सारी चीजें हमें भी जो सर्कुलेशन में मिला है, मीडिया में मिला है, उसके बेसिस पे ही हमें भी आशंका हुआ है, क्योंकि हम एज ए कंप्लेनेंट फैमिली, हम आप समझते हैं हम इन्वेस्टिगेशन तो कर नहीं रहे, इन्वेस्टिगेशन तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कर रही हैं, और उन आप लोगों ने जितना इतना कुछ डिस्कवर किया उसके बेसिस पे हमें पता चला है, और इसी वजह से हमने भी शक किया है इन सब चीजों पे। और आई एम श्योर अगर सीबीआई और इतने टॉप डॉक्टर्स इसको एनालाइज कर रहे हैं तो वो किसी अच्छे वजह से ही कर रहे हैं, और आई एम श्योर अगर वो जब जांच पड़ताल में कुछ ऐसा निकलेगा तो जरूर उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी जी, चलिए मैं दोबारा आपके पास लौटूं, उससे पहले जरा अपने दर्शकों को हम एक बार फिर से एनसीबी दफ्तर लिए चलते हैं। मृत्युंजय सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। यहीं पर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ चल रही है और बेहद अहम है आज की पूछताछ। एक बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि क्या गिरफ्तारी भी मुमकिन है रिया की? ये एक बहुत अहम सवाल आज का। और मृत्युंजय, मैं आपके पास आ रहा हूं, जरा मुझे यह बताइए, जो पूछताछ चल रही है क्या उसमें उन व्हाट्सएप चैट्स का भी जिक्र किया जा रहा है जो कहा जा रहा है कि ईडी ने उसे रिट्रीव किया था, जिसमें तथाकथित ड्रग्स डीलर गौरव आर्या से इनकी बातचीत हुई थी रिया की? महत्वपूर्ण सवाल है। आपको बता दें कि जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बेसिक क्वेश्चनर के बाद में रिया का एक बेसिक जानकारी हासिल करने के बाद जो पहला सवाल पूछा गया कि ड्रग्स से आपका कितना नाता है, यानी कि आपने कभी जीवन में ड्रग्स का सेवन किया है या ड्रग्स आप लेती हैं। सीधा उन्होंने इसका जवाब दिया कि नहीं, आप मेरा ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। इसके बाद भी पूरी प्रक्रिया चली, जो क्वेश्चनर तैयार किए गए थे, सवाल जवाब किए। लेकिन देखिए, हम यहाँ पर एक ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, रिया चक्रवर्ती पर आगे की कार्रवाई हो इसके लिए एक लंबी पूछताछ होगी, कई कन्फ्रंटेशन भी होने बाकी है। अभी तो उनके चैट के आधार को चैट के विषय में पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी उनका दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा और शोविक चक्रवर्ती से कन्फ्रंटेशन बाकी है, आमने सामने बिठाकर पूछताछ बाकी है। शोविक चक्रवर्ती से पूछताछ होगी आमने सामने बिठाकर। 9 तारीख तक की सभी की रिमांड मिली हुई है। तो रिया चक्रवर्ती को एक यहाँ पर एडवांटेज है कि वो एक महिला है, और सूर्यास्त के बाद क्या एनसीबी दफ्तर में रखना, पूछताछ करना, ये उचित है अनुचित है, ये एक उनको एडवांटेज मिल सकता है। और इसी वजह से पूरी संभावना यह भी है कि आज उन्हें जाने दिया जाए और कल वापस उन्हें 10 बजे या 11 बजे के करीब एनसीबी दफ्तर बुलाया जाए, और जो आज पूछताछ की प्रक्रिया है उसको आगे जारी रखा जाए, आगे कंटिन्यू किया जाए। हमने ये देखा था सीबीआई जब पूछताछ कर रही थी तो बड़ी लंबी लंबी पूछताछ हुई थी, मैराथन पूछताछ होती थी उस दौरान। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जब पूछताछ होती थी तो उस समय आपको पता होगा कि जो सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद रहती थी, महिला अधिकारी मौजूद रहती थी। यहां भी महिला अधिकारी मौजूद है, लेकिन ये जो प्रक्रिया है काफी लंबी चल रही है। आज की जो पूछताछ है वो उनके व्हाट्सएप चैट पर आधारित है। इसके बाद में जो अगला एंगल होगा वो फाइनेंशियल एंगल का होगा, जिसमें कई बार सेम जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस मिले हुए हैं। मसलन उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि एक ड्रग पेडलर का लोकेशन अगर बैंड्रा है तो उसी लोकेशन पर सैमुअल मिरांडा का लोकेशन दिख रहा है, और उसके थोड़े समय बाद में गूगल पे से अमाउंट पैसे पे किए गए हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं इसके आधार पर भी पूछताछ बाकी है। फाइनेंशियल एंगल कि आपको पैसे कहां से आते थे, आप पैसे क्यों खर्च करते थे, ये जो छोटे छोटे किस्तों में पैसे कटे हैं 16,000 रुपए 22,000 रुपए, ये किस बात के लिए पे किए गए हैं, हर दूसरे दिन ये किस प्रकार का खर्चा दिखाया जा रहा है। तो जब ये फाइनेंशियल एंगल हो जाएगा और तीसरी बार जब ये पूरी विस्तृत जानकारी हो जाएगी तब यहां पर कन्फ्रंटेशन होगा कि सैमुअल मिरांडा ने तो ये बात कही थी लेकिन आप इस पर ये जवाब दे रही हैं, शोविक चक्रवर्ती ने तो ये बात कहा लेकिन आप इस पर ये जवाब दे रही हैं। तब यहां पर रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो आज भी एक लंबी पूछताछ चलेगी। देखिए लगभग 4.5 घंटे का वक्त हो गया, और आगे भी अगर आज इन्हें जाने भी दिया जाता है तो कल सुबह वापस बुलाया जाएगा और एक लंबी पूछताछ कल भी हो सकती है। फिलहाल अब ये नजर रखनी होगी कि आज शाम 6-7 बजे तक की पूछताछ में एनसीबी को क्या कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस मिलते हैं रिया चक्रवर्ती के खिलाफ। जी चलिए, इस पर आप नजर बनाकर रखिए। एक बार फिर से हम वरुण सिंह का रुख कर लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और वरुण, देखिए सवाल अब यह भी खड़ा हो गया, जो बात आप लोग बराबर कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं, ये रिया का जो ड्रग्स कनेक्शन है इसके तार आखिर, और इस बीच एक नई तस्वीर जो है उसके बारे में आपको बता दें, नीतू सिंह से आज भी कुछ जानकारी ली गई है। सुशांत सिंह राजपूत की जो बहन है, सीबीआई ने उनसे कुछ जानकारी ली है। नीतू सिंह है मुंबई में जो बहन है उनसे पूछताछ हो रही है। मुंबई में जो बहन उनकी रहती है उन्हीं से पूछताछ की जा रही है। नीतू सिंह है, डीआरडीओ गेस्ट हाउस से ये बाहर निकली हैं, उनसे सीबीआई की पूछताछ अभी अभी खत्म हुई है।
ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सफेद रंग की कार, उसी से रवाना हुई अभी थोड़ी देर पहले मीतू सिंह। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री को उड़ाने की धमकी दी गई है। दाऊद इब्राहिम गैंग ने फोन कर यह धमकी दी है। बताया जा रहा है कि फोन कॉल दुबई से किया गया है। शिवसेना का यह मुख्यालय है मातोश्री, जिसे उड़ाने की धमकी दी गई है और बताया जा रहा है कि दुबई से यह फोन आया। गणेश ठाकुर हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं अधिक जानकारी के साथ। गणेश, बताएं क्या है पूरा मामला? मातोश्री मुख्यमंत्री का निवास स्थान है और यहीं पर मुख्यमंत्री रहते हैं। आज 3 से 4 बार दुबई से एक व्यक्ति ने, जो खुद को दाऊद इब्राहिम गैंग का मेंबर बता रहा था, दाऊद का दाहिना हाथ खुद को बता रहा था, और उसने कॉल करके लैंडलाइन पे ये कहा कि दाऊद भाई के कहने पर मातोश्री को जल्दी उड़ाया जाएगा, बच सकते हो तो बच लो। इस तरह की धमकी दी, एक नहीं 2 बार नहीं तो 3 से 4 बार उसने कॉल किया और इस तरह की धमकी दी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने मुख्यमंत्री के सुरक्षित इस निवास स्थान पर और सुरक्षा बढ़ा दी है। वहाँ स्पेशल फोर्सेज ला दिए गए हैं और वहाँ पर अब किसी को भी अंदर आते जाते हुए पूरी तरह से डबल चेक करके अंदर छोड़ा जा रहा है। अभी मुख्यमंत्री का जो कॉन्वॉय जो बाहर निकला है, हमारे कैमरे पे तस्वीरें कैद हुए हैं, उसमें भी अतिरिक्त सुरक्षा दी गई है। गाड़ियां ज्यादा लग गई हैं और साइबर सेल जो मुंबई पुलिस का है, महाराष्ट्र पुलिस का है, उनको काम दिया गया है। महाराष्ट्र एटीएस भी इस पर काम देख रही है कि आखिर ये कॉल करने वाला व्यक्ति वाकई में डी गैंग का कोई मेंबर है या फिर इसने मस्ती करने के लिए क्लोन कार्ड लेकर या दुबई का सिम कार्ड लेकर मुंबई से कॉल किया है। तो उस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश चल रही है। दोनों ही मामले बहुत गंभीर हैं। अगर किसी ने मस्ती की है तो मुख्यमंत्री की सुरक्षा के साथ इस तरह मस्ती करना एक गुनाह है, तो उस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश होगी। लेकिन अगर वाकई में डी गैंग का मेंबर ये कॉल कर रहा है तो मुख्यमंत्री के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि शिवसेना कई सालों से खुद बाला साहब ठाकरे दाऊद के दुर्विरोधी रहे हैं, उसके खिलाफ लगातार मुहिम छेड़ते रहे हैं। मुंबई बम धमाकों के बाद दाऊद को अपना दुश्मन नंबर 1 बाला साहब ठाकरे ने बताया था। वहीं उद्धव ठाकरे की भी भूमिका है। शिवसेना दाऊद के खिलाफ लगातार बात करती आ रही है और यही वजह थी कि हमेशा Z+ सिक्योरिटी में बाला साहब ठाकरे रहे, क्योंकि उनको दाऊद गैंग की धमकी थी, उनको उनसे खतरा था। तो ऐसे में अब उद्धव ठाकरे उसी श्रेणी में आते हैं। उनको धमकी लगातार या उनकी सुरक्षा में अब मुख्यमंत्री के होने के नाते उनकी सुरक्षा तो बढ़ाई ज्यादा है ही, लेकिन इस धमकी के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मुंबई पुलिस के साथ साथ विशेष पुलिस भी अब यहाँ उनके निवास स्थान के यहाँ तैनात किए गए हैं और इस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जिसने कॉल किया था। उद्धव, तो इस खबर गणेश इस खबर पर आप नजर बनाकर रखिएगा। तो उद्धव ठाकरे के लिए एक चिंता की बात जरूर है मुख्यमंत्री के लिए, और ऐसे में सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, जो एक बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। रिया का ड्रग्स चरित्र हम आपको दिखाने वाले हैं और इस वक्त की सबसे जो बड़ी खबर है वो आपको बता दें। पिछले 4.5 घंटे से रिया से पूछताछ की जा रही है। एनसीबी के अधिकारी उसे ग्रिल कर रहे हैं, रिया को, उससे तमाम जानकारियां जुटाई जा रही हैं। ड्रग्स कनेक्शन में तमाम सुराग और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश में है जांच एजेंसी। एनसीबी ऑफिस में रिया चक्रवर्ती मौजूद है और पिछले करीब 4.5 घंटे से पूछताछ जारी है। ड्रग्स कनेक्शन में रिया से कई अहम जानकारियां जुटाई जा रही है। जो भी तमाम इलेक्ट्रॉनिक सबूत हाथ लगे हैं जांच एजेंसियों के, उनके आधार पर सवाल जवाब किया जा रहा है। कोशिश यही है कि रिया से यह पता कर सके कि आखिर कैसे ड्रग्स डीलर्स के संपर्क में वो आई, जो उन पर गंभीर आरोप लगा है। यही नहीं, उनके भाई का क्या ड्रग्स कनेक्शन है और बाकी जो ये कड़ी जुड़ती हुई नजर आ रही है ड्रग्स पेडलर से, आखिर कौन कौन उसके अहम किरदार हैं, पूरी पड़ताल करती हुई एनसीबी। पिछले 4.5 घंटे से एनसीबी दफ्तर में पूछताछ हो रही है। केपीएस मल्होत्रा हैं डिप्टी डायरेक्टर एनसीबी के, वो भी पूछताछ में शामिल हैं। रिया से जो सवालात हो रहे हैं, कौन से अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, हम आपको बता रहे हैं। अमित घबाटे भी हैं, जोनल डायरेक्टर हैं एनसीबी के, वो भी मौजूद हैं इस पूछताछ में, वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा समीर वानखेड़े हैं, जोनल डायरेक्टर एनसीबी के, वो भी मौजूद हैं वहां पर। रिया चक्रवर्ती से जो पूछताछ की जा रही है, ये तमाम बड़े अधिकारी ग्रिल करते हुए रिया को। और आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं एनसीबी दफ्तर से। हमारे साथ मृत्युंजय सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, अब तक की पूछताछ में क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं जिससे लग रहा है कि रिया पर अब फंदा कस जाएगा?
जी बिल्कुल, रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसते जा रहा है क्योंकि हर सवालों के जवाब के साथ ये जो फंदा कसने की कस है वो मजबूत होती जा रही है। इसी एक्सचेंज बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर जो एनसीबी का दफ्तर है वहां पर लगातार पूछताछ हो रही है और बड़े अधिकारियों की निगरानी में पूछताछ हो रही है। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के 4 चरण है। सबसे पहला चरण कि उनके ड्रग्स चैट के संबंध में है, उनका ड्रग्स का चैट जो कि उनके भाई शोविक चक्रवर्ती के साथ है, किस संदर्भ में यह चैट हुआ था, कहाँ के बारे में हुआ था, किस ड्रग्स के बारे में हुआ था, किस संदर्भ में ये शोविक चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है। जब उन्होंने कहा कि ये मेरे भाई से चैट है, मेरा किसी ड्रग डीलर से संबंध नहीं है, तब वो दूसरा चैट सामने रखा गया, गौरव आर्या का चैट। गौरव आर्या जो कि गोवा में ये दोनों की चैट सामने आई थी और गौरव आर्या से इन्होंने पूछा था कि क्या ड्रग्स के बारे में जब बातचीत हुई थी तो रिया चक्रवर्ती ने लिखा था मैंने एक बार एमडी ट्राई किया है। तो इस चैट के बारे में जो जानकारी हासिल गई उसके बाद में तो तीसरा पड़ाव है वो फाइनेंशियल एंगर है, यानी कि पैसे के बारे में पूछताछ कि आखिरकार जो पैसे खेप दर खेप ये किस बात के लिए लिए गए और ये पैसे का स्रोत क्या था। ये पैसे का स्रोत सुशांत का अकाउंट था। क्या सुशांत के अकाउंट से पैसे लेकर ये ड्रग्स की खरीद फरोख्त की गई? क्या सुशांत के अकाउंट से पैसे लेकर ये पैसे शोविक को दिए गए, शोविक ने सैमुअल के दिए, सैमुअल ने ड्रग पेडलर को दिए? इस प्रकार से ये पूरा नेक्सस चल रहा था। इसके बारे में पूछताछ होगी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव इस पूछताछ का होगा वो होगा आमने सामने बिठाकर कन्फ्रंटेशन। आपको बता दें कि एनसीबी ने जो अपनी रिमांड एनडीपीएस कोर्ट के सामने रखी थी उस रिमांड कॉपी में इसका जिक्र है कि वो दीपेश सावंत, शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा इन तीनों के सामने बिठाकर रिया चक्रवर्ती से कन्फ्रंट कराना चाहते हैं, पूछताछ करना चाहते हैं कि आखिरकार ये ड्रग्स चैट किस संदर्भ में था और ये प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है। नया चैट जो सामने आया है उसमें ये बात सामने आ रही है कि रिया के ड्रग्स लेने के काफी पुराना साल जो नाता है वो सामने आ रहा है, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में तो 2019 में आई, लेकिन वो ड्रग्स डीलर या ऐसे लोगों से संपर्क में काफी पहले से थी। तो इन विषयों पर लंबी पूछताछ होगी। और यही बात तो बहुत चौंकाती है कि आखिर ये कैसा परिवार है, भाई बहन की जोड़ी ड्रग्स के धंधे में थे क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब तभी मिल पाएगा जब पूरी जांच पड़ताल हो जाएगी। मनोज वर्मा भी यहीं पर मौजूद है, हमारे एक और सहयोगी। मनोज, क्या ये माना जाए कि ये जो कनेक्शन जुड़ता नजर आ रहा है ना कड़ी दर कड़ी, क्या कुछ और सफेदपोश चेहरे बेनकाब हो सकते हैं आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, देखिए अभी तो इस मामले में जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो कम हुई हैं। जो एनसीबी के हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि लगातार जो एनसीबी की रेड्स हैं वो चल रही हैं और इस मामले में आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जिस तरीके से शोविक ने जो नाम बताए हैं, जो उसकी चैट में भी सामने आए हैं और जो उसने खुद कबूलनामा किया है कि वो 4 से 5 ड्रग डीलर्स के संपर्क में था, उनकी तलाश में भी जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं। उन ड्रग्स डीलर्स को भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है और बाकायदा जो एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है, जो शोविक ने भी कही है और मिरांडा ने भी कही है कि रिया ही ड्रग्स को मंगवाती थी। इसी को लेकर के जो अभी सवाल जवाब का सिलसिला है वो लगातार चल रहा है और हो सकता है कि कल रिया को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जाए, क्योंकि ये पूछताछ अब लंबी चलने वाली है। तो भाई बहन की क्या भूमिका अब तक सामने आई है मनोज, अब तक की जांच में? शोविक और रिया के संदर्भ में सवाल है मेरा। जी देखिए, दोनों की भूमिका की अगर मैं बात करूं तो शोविक लॉकडाउन के दौरान सुशांत के ज्यादा करीब हो गया था, वो वहां पर घर पे ज्यादा जाने लगा था, तो सुशांत को जो ड्रग्स है वो शोविक ही प्रोवाइड करवाता था रिया के कहने पर। उसी दौरान की जो लोकेशंस निकली हैं, जो एनसीबी के पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो मौजूद हैं, वो लोकेशन ये बताती है कि शोविक जो है रिया के कहने पर ड्रग्स का इंतजाम करता था। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मृत्युंजय ने भी बताया कि जो पेमेंट थी बाद में गूगल पे के जरिए की जाती थी। तो इन्हीं सबको लेकर के जो सबूत हैं वो जुटाए जा रहे हैं। शोविक के इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस जो है एनसीबी के पास आ चुके हैं, मिरांडा के इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस एनसीबी के पास आ चुके हैं। अब तैयारी की जा रही है सबूत इकट्ठे करने की रिया के खिलाफ। जल्द ही वो सबूत भी इकट्ठे हो जाएंगे। जी चलिए, मृत्युंजय का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। मनोज के पास दोबारा हम जाएंगे, रक्षित का भी हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले मृत्युंजय जरा ये बताइए, यहां से आगे जांच अब कहां बढ़ती हुई आपको नजर आती है? आज की जो जांच पड़ताल है इसके बाद क्या रिया की गिरफ्तारी मुमकिन है? देखिए, उसी दिशा में एनसीबी काम कर रही है, क्योंकि जो शुरुआती सबूत मिले हैं वो तो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ है। अब रिया चक्रवर्ती उस पर क्या सफाई देती हैं, क्या स्पष्टीकरण देती हैं, वो बहुत कुछ निर्भर करता है। रिया चक्रवर्ती अपनी सफाई में क्या कुछ कहती हैं कि उनके ड्रग डीलर से संबंध नहीं थे, उनका किसी से सीधा चैट नहीं है, उन्होंने जो खरीद के लिए पैसे दिए 18,000 रुपए, 12,000 रुपए, वो किस संदर्भ में दिए हैं, किसे दिए? अगर इसका वो संतोषजनक जवाब नहीं देती हैं तो कहीं ना कहीं वो जो शिकंजा है ना गिरफ्तारी का, वो अपने नजदीक इर्द गिर्द लाते जा रही हैं और ये लंबी पूछताछ चलेगी। और
एनसीबी ने बहुत पहले से तैयारी कर रखी है। और देखिए सीक्वेंस देखिए किस प्रकार से गिरफ्तारियां हुई हैं। अब्बास को गिरफ्तार किया गया, अब्बास की निशानदेही पर कर्ण अरोरा को गिरफ्तार किया गया, जैद विलांतरा को गिरफ्तार किया गया, इसके बाद में बासित को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद इन चारों की गिरफ्तारी के बाद दीपेश और सैमुअल और शोविक पर पहुंचे हैं। यानी कि ध्यान दीजिए कि ये कहीं ना कहीं सुशांत के घर के जो सदस्य थे, रहने वाले लोग, उन पर शिकंजा कसा है। और अब मेन किरदार रिया का क्या रोल है, इसीलिए पूछताछ की जा रही है। और जैसा सहयोगी मनोज बता रहे हैं कि एक लंबी पूछताछ चल रही है, आज भी पूछताछ होगी और पूरी संभावना है कि ये पूछताछ कल भी जारी होगी। कन्फ्रंटेशन होना बाकी है, अभी दीपेश सावंत के सामने बिठाया नहीं गया है, अभी रिया का करीबी सैमुअल मिरांडा के सामने नहीं बिठाया गया है। और जब ये पूछताछ होगी, जब आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी, तो परत दर परत नए नए बातें सामने आएंगी और यहाँ पर रिया की चोरी पकड़ी जाएगी। और जब रिया की चोरी रिया के लिए या फिर उनके वकील के लिए बचाव करना इसलिए भी मुश्किल हो सकता है, जो आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि रिया का ये ड्रग्स कनेक्शन बहुत पुराना बताया जा रहा है। तब का कनेक्शन है जब सुशांत के संपर्क में वो आई भी नहीं थी। जी बिल्कुल, देखिए गौरव आर्या से चैट कब का है? गौरव आर्या से चैट उनका 2-3 साल पुराना है। गौरव आर्या से चैट में वो खुद कबूल कर रहे हैं कि हाँ मैंने एक बार एमडी ड्रग लिया था। तो आप इससे मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं वो खुद सबूत दे रही हैं कि उन्होंने ड्रग्स कभी न कभी सेवन किया था। अब उन्हें यह साबित करना है कि वो ड्रग्स के संदर्भ में बातचीत नहीं थी, किसी और संदर्भ में बातचीत थी। देखिए ये तो पब्लिक डोमेन में या कि हम कहें मीडिया के चैनलों के स्क्रीन पर ये चैट आ गई है, लेकिन एनसीबी के पास ऐसे और भी बहुत से सबूत हैं जिसमें साफ तौर पर ये बातें साफ हो रही हैं कि रिया चक्रवर्ती ने और भी ड्रग्स की बातें की हैं, ड्रग्स खरीदने की बात की है, ड्रग्स लेने की बात की है, ड्रग्स मंगाने की बात की है। और इसीलिए एनसीबी के जो पूछताछ का दायरा हो बढ़ते जा रहा है। और निश्चित तौर पर जब ये 2 साल के चैट को क्लोन किया गया तो ये बातें सामने आई हैं और एनसीबी के पास ऐसे तमाम सबूत है जिसके आधार पर उनसे पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल। और चूंकि बात ड्रग्स कनेक्शन की हो रही है तो मनोज मैं चाहूंगा जरा दर्शकों को विस्तार से बताएं किस तरीके से ये तार मुंबई से लेकर गोवा तक जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। कौन कौन से लोग हैं जिनकी अब तक गिरफ्तारी हुई है, उनकी क्या भूमिका पाई गई? जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस पूरे मामले में अब्बास को गिरफ्तार किया गया, करण को गिरफ्तार किया, उन दोनों की निशानदेही पर जैद विलात्रा को गिरफ्तार किया गया और बासित परिहार को गिरफ्तार किया गया। और उन दोनों से जब पूछताछ की गई तो उन दोनों से पूछताछ में शोविक का नाम सामने आया, क्योंकि शोविक डायरेक्ट टच में था बासित परिहार के। और जब शोविक से पूछताछ की गई और मिरांडा से भी पूछताछ की गई तो ये सामने निकल करके आया कि रिया दोनों के जरिए ड्रग्स को मंगा रही थी और पैसे भी रिया ही दे रही थी और वो भी पैसे सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से निकाल कर दिए जा रहे थे। तो ये चेन सीधी की सीधी डायरेक्ट कनेक्ट हो रही है। इसी बीच रिया की कुछ चैट भी सामने आई हैं जिसके अंदर वो गोवा में जो गौरव आर्य है उससे बात करती हुई साफ नजर आ रही है और वो ड्रग्स के बारे में ही बात हो रही है, जिसमें रिया खुद बता रही है कि उन्होंने एमडीएमए ट्राई किया हुआ है। इसके अलावा शोविक की चैट सामने आई, उस चैट से साफ हो जाता है कि शोविक डायरेक्ट टच में था ड्रग्स डीलर्स के और ड्रग डीलर्स से डायरेक्ट जो है वो बात कर रहा था और ड्रग्स मंगा रहा था। इसके इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस भी जो है एनसीबी के पास मौजूद है। मिरांडा की बात कर लेते हैं। मिरांडा की बात करें तो रिया के कहने पर मिरांडा और शोविक के कहने पर भी मिरांडा जो है ड्रग्स लेकर आ रहा था और जो नंबर जो दिए थे वो शोविक ने प्रोवाइड किए थे मिरांडा को। मिरांडा के खिलाफ भी इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस जो है प्रूफ के तौर पर एनसीबी के पास है। अब बारी आती है रिया की। रिया मंगा रही थी डायरेक्ट, जो बयान है इन दोनों ने बयान में रिया का नाम लिया है, वही यही वजह है कि लगातार लंबी पूछताछ की जा रही है। अभी रिया से सिर्फ अकेले पूछताछ की जा रही है, आमने सामने बैठाकर पूछताछ अभी नहीं की गई है। यही वजह है कि समय लगेगा और कल फिर से सम्मन दिया जाएगा रिया को और फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। जी अखिलेश। बिल्कुल। अब इन सब के बीच एक बहुत बड़ा सवाल यह है, एक पेच है दरअसल। मृत्युंजय, इस बारे में अगर आपको कुछ और जानकारी मिल पाई हो तो जरा दर्शकों को बताएं कि एक बात कही जा रही है कि अगर बरामदगी कुछ नहीं होती है, ड्रग्स के संदर्भ में ये बात है, तो फिर कोई कठोर सजा इन्हें मिल पाएगी रिया को, या फिर ये पूरी ड्रग्स कंपनी जो सामने आ रही है वो संभव नहीं है? देखिए इस पर हमें ध्यान देना होगा कि एनडीपीएस के सेक्शन क्या लगाए गए हैं। एनडीपीएस के सेक्शन वही लगाए गए हैं जो उन लोगों पर जिनके पास से ड्रग्स बरामद हुए हैं। मसलन कि अब्बास के पास से ड्रग्स बरामद हुआ है, कर्ण अरोरा के पास से ड्रग्स बरामद हुआ है, तो सेक्शन तो वही लगाए गए हैं। लेकिन और एक निश्चित तौर पर सैमुअल के पास से भी अभी ड्रग्स नहीं मिला है, शोविक के पास से ड्रग्स नहीं मिला है। लेकिन जब सबूत मिलेगा कि दोनों में लेन देन हुआ है, पैसे को देकर खरीद फरोख्त हुई है, तो उसमें जो चार्जेस लगाए गए हैं, एनडीपीएस की जो धाराएं लगाई गई हैं, ये सिर्फ धारा सेवन का नहीं लगाया गया है कि सीमित मात्रा में ड्रग्स का सेवन किया गया है। ये जो धारा लगाई गई है ड्रग्स के खरीद फरोख्त का, यानी कि ड्रग्स को बेचा गया है। जो धाराएं लगाई गई उसके मुताबिक राज्य में, राज्य के बाहर, यानी कहीं ना कहीं कॉमर्शियल यूज के लिए ड्रग्स को खरीद फरोख्त किया गया है। तो ये बहुत
बेहद गंभीर अपराध है और इस गंभीर अपराध की सजा भी काफी गंभीर है, तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। निश्चित तौर पर डायरेक्ट जो उनके पास से है ड्रग्स वो नहीं मिला है, लेकिन इस केस से जुड़े हुए जो शुरुआती किरदार है उनके पास से ड्रग्स जरूर बरामद हुआ है। जी, मैं आप लोगों के पास दोबारा लौटूं उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें, जो हम आपको दिखा रहे हैं कि इस ड्रग्स के जो 8 किरदार हैं, ड्रग्स कनेक्शन के जो 8 बड़े चेहरे हैं वो कौन कौन है। देखिए, दीपेश सावंत, जिससे 4 सितंबर से 5 सितंबर को गिरफ्तार किया गया, उससे पहले उससे पूछताछ हो रही थी। जो बड़े चेहरे हैं इस ड्रग्स कनेक्शन के, उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। उसी में एक नाम अब्बास रमजान अली का है, जिससे 46 ग्राम गांजा बरामद किया गया। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे बरामदगी भी हुई है। 21 साल का यह छात्र है, नौजवान है, बांद्रा पश्चिम में रहता है मुंबई में, जिसके पास से बरामदगी भी हुई है और वो भी इस ड्रग्स का जो ये पूरी जो चेन जुड़ती हुई नजर आ रही है उसका एक महत्वपूर्ण किरदार बताया जा रहा है। इसके अलावा करण अरोड़ा, 13 ग्राम गांजा इसके पास से भी बरामद हुआ है। इसके अलावा कुछ और नाम सामने आ रहे हैं। करण अरोड़ा मुंबई के ही चांदीवली इलाके में रहता है, जमानत पर इसे रिहा किया जा चुका है, यानी इसे जमानत मिल गई है। तो ड्रग्स कनेक्शन के जो 8 चेहरे हैं उनमें जैद विलात्रा का भी नाम है, उम्र 21 साल है। अब देखिए, एक बड़ी अहम बात है इसमें मृत्युंजय, जो हम तमाम जानकारियां दर्शकों को दे रहे हैं। जो लोग पकड़े गए हैं अभी तक, कई नौजवान हैं इसमें, यूथ्स हैं जो इस ड्रग्स के धंधे में जुड़े हुए हैं, इस गोरख धंधे में। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं 2 बातों का जिक्र करना चाहूंगा, एक तो इन आरोपियों की उम्र और एक तो इन आरोपियों का बैकग्राउंड। मैं आपको बताऊं कि जिस परिवार से ताल्लुक रखते हैं ये तमाम आरोपी, बहुत अच्छे खासे रसूखदार परिवार से और अच्छे खासे परिवार से ये ताल्लुक रखते हैं। बहुत अच्छा खासा बिजनेस सेटअप है इनका और कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। शोविक चक्रवर्ती को ही देख लीजिए, उम्र 24 साल है, अच्छे खासे परिवार से है, बैकग्राउंड काफी अच्छा रहा है। आप सैमुअल मिरांडा, उसके घर में काम करता था, एज बहुत ज्यादा नहीं है। पहला जो इस केस में गिरफ्तारी हुई है अब्बास, उसकी उम्र देख लीजिए, बांद्रा इलाके का। कर्ण अरोड़ा मुंबई के चांदीवली के नाहर शक्ति में रहता है। नाहर शक्ति बहुत अच्छा पॉश इलाका माना जाता है और अच्छे परिवार से संबंध रखता है, स्टूडेंट है वो इस केस में है। तो उम्र जो है वो 20 से 24-26 साल ही है। अगर इसमें भविष्य में कोई गिरफ्तारी होगी तो सबसे अधिक उम्र की अगर कोई होगी तो शायद रिया चक्रवर्ती हो सकती है। लेकिन आप देखें तो ये कॉलेज के छात्र हैं और कहीं ना कहीं इस ड्रग्स नेक्सस में इनका नाम सामने आया, तो ये बहुत चिंता की बात भी है। और कहीं ना कहीं अब जब जांच की बात है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये नेक्सस टूटे ये भी बहुत जरूरी है कि इसी बहाने कम से कम इस गोरख धंधे में जो लोग लगे हुए हैं वो पकड़े जाएं, कुछ और लोग भी ड्रग्स के चंगुल में न आए, इस लिहाज से भी जांच आगे बढ़े। अब जरा हम डीआरडीओ गेस्ट हाउस का रुख करना चाहेंगे, क्योंकि ये तो एनसीबी की जांच की बात हुई, सीबीआई भी जांच कर रही है। रक्षित हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है। रक्षित, सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची और आज कुछ खास डेवलपमेंट देखने को मिला है क्या? बिल्कुल अखिलेश, देखिए, जहां एक तरफ रिया का ड्रग कनेक्शन खंगालने के लिए एनसीबी पर पिछले लगभग 4.5 घंटे से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है और जैसा हमारे वहां के तमाम साथी जो है वो इनपुट दे रहे थे, अगर मैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस की बात करूं जहां पर सीबीआई की टीम रुकी हुई है, तो फिलहाल अंदर जय शाह हैं जो कि फाइनेंशियल मैनेजर सुशांत सिंह राजपूत के थी, उदय सिंह गौरी हैं जो कि उनके टैलेंट मैनेजर थे। इसके अलावा जो लोग यहां से जा चुके हैं जिन्हें बुलाया गया है, उसमें सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह जो हैं वो आई थी। लगभग 2-2.5 घंटे की पूछताछ के बाद में या जो भी जानकारी उनसे सीबीआई ने जुटाई उसके बाद में वो जा चुकी हैं। और एक अहम किरदार जो है वो यहां पर आज पहुंचा था और वो था एम्बुलेंस का ड्राइवर, क्योंकि एम्बुलेंस को लेकर के जब सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी जो है जाती है तो एक एम्बुलेंस थी, 2 एम्बुलेंस थी, 2 एम्बुलेंस क्यों बुलाई गई, और आखिरकार एम्बुलेंस के जो ड्राइवर्स थे उनके कुछ वर्जन सामने आए थे, तो उन सब चीजों को खंगालने के लिए एम्बुलेंस के जो ड्राइवर थे उनको बुलाया गया था, जो कि आज यहाँ पर सबसे बड़ा इनपुट रहा डीआरडीओ पर। और जब एम्बुलेंस के ड्राइवर यहाँ से निकले, उनसे हमने पूछताछ की तो उन्होंने साफ तौर पर बातचीत करने से मना कर दिया। सिर्फ ये कहा कि जो भी हमसे सीबीआई ने पूछा है हमने सीबीआई को सारी बात बता दी है, सारी चीजों से जो है उनको तारुफ करवा दिया है, उनको सारी बातें बता दी हैं। लेकिन अहम बात यही है, सुशांत सिंह राजपूत की बहन जो है मीतू सिंह वो भी पहुंची थी और तकरीबन 2 से 2.5 घंटे की पूछताछ के बाद में मीतू सिंह अब यहाँ से जा चुकी है। लेकिन अभी इस बारे में मैं आगे रक्षित आपसे बात करूंगा। अपने दर्शकों को फिर से बता दें, ये बड़ी खबर है और इस पर बड़ी कवरेज लगातार एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। चप्पे चप्पे पर एबीपी न्यूज संवाददाता तैनात है जो हर हलचल से आपको लगातार अपडेट करवा रहे हैं। पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान में किस कदर आतंकियों का बोलबाला है ये किसी और को बताने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान ने खुद कबूल कर लिया है कि उसका पाला पोसा हुआ एक बड़ा आतंकी उसकी खुफिया एजेंसी का अधिकारी है। तो पहले दाऊद पर बड़ा खुलासा हुआ और अब सलाहुद्दीन पर यह कबूलनामा। आईएसआई अधिकारी है सलाहुद्दीन, आतंकवादी। सोचिए, पाकिस्तान में सरकारी दामाद, एक बड़ा अधिकारी
जिसे सरकार पैसे देती है। यह है पाकिस्तान का असली चरित्र। खुफिया दस्तावेज से यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान ने एक तरीके से खुद को बेनकाब कर लिया है। सैयद सलाहुद्दीन आईएसआई का अधिकारी है, एक खूंखार दहशतगर्द। पाकिस्तानी एजेंसी का सलाहुद्दीन पर यह बड़ा कबूलनामा सामने आया है। दस्तावेज में सिक्योरिटी क्लियरेंस के आदेश दिए गए हैं। तो यह है इमरान के पाकिस्तान की हकीकत। सैयद सलाहुद्दीन आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया है, जिसका भारत में कई आतंकी हमलों के पीछे हाथ रहा। अमेरिका भी सलाहुद्दीन को आतंकी घोषित कर चुका है।